हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए कि आज हम इसी मैप पर जो होने वाले विवाद हैं, अर्थात जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि देहंग घाटी वाला जो एरिया है, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और ये विरोध एक प्रोजेक्ट को लेकर है जिसको नाम से जाना जाता है सियांग घाटी प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट बेसिकली भारत सरकार के द्वारा और यहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट अर्थात अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका लगातार विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 4 दशकों से हो रहा है। बावजूद इसके ये सियांग प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है भारत सरकार और यहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के विरोध करने के पीछे का कारण क्या है, यानी कि ये स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी बांध बना नहीं है और ना ही इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अभी प्रारंभ हुआ है। केवल और केवल यहां पर रिसर्चर्स की टीम गई है कि एक्चुअली यहां पर डैम यदि बनाया जाता है तो डैम बनाने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होगी, इस डैम का फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो एक प्रकार से जांच टीम यानी कि जो सरकारी एजेंसी थी और जो बांध डेवलपर थे वो यहां पर सर्वेक्षण के लिए गए थे, परंतु यहां के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ये सर्वेक्षण नहीं कर पाए। ये जो विरोध है ये बहुत अच्छी बात है कि ये शांतिपूर्ण तरीके का एक विरोध है, अर्थात यहां पर जो विभिन्न प्रकार के दल हैं, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर चाहे वो पर्यावरणविद हो, इन्होंने एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है। बावजूद इसके आगामी भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, इसके लिए जो केंद्रीय बल थे अर्थात जो सेंट्रल फोर्सेस थी उनकी तैनाती कर दी गई है। ये जो बांध परियोजना के बारे में आप सुनते हैं, याद रखिएगा कि ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक है। अब जरा समझिएगा कि इससे पहले भी मैंने आपको इस डिस्प्यूट के बारे में कभी ना कभी अवश्य समझाया होगा, और खासकर जब मैं इंडियन ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर कर रहा हूंगा तो वहां पर मैंने इस न्यूज के बारे में अवश्य बात की होगी, यानी कि इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में। मैं एक और बार आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको अरुणाचल प्रदेश में यांगले सांगपो कहा जाता है, ये निकलती है मानसरोवर झील से और जितना इसका एरिया है लगभग उसका 50% कोर्स ये कवर करती है तिब्बत के पठार पर, ठीक है, और लगभग 70% एरिया जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, भौगोलिकता के आधार पर यदि देखा जाए तो यह पहाड़ी क्षेत्र है, अर्थात ये पहाड़ों के मध्य से गति करती हुई नीचे आती है और इसीलिए देखिएगा ये पूर्व की ओर निकली, इसको यांगले सांगपो कहा जाता है और फिर ये पहुंचती है पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय से ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिकता को यदि देखा जाए तो एक्चुअली ये पहाड़ी और साथ में इसका जो दक्षिणी भाग है ये पठारी है ना, दोनों का संयोजित मिश्रण यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सियांग घाटी की या फिर सियांग घाटी की, तो ये उत्तरी अरुणाचल वाला क्षेत्र है, अर्थात ये वाला जो एरिया है जहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लेकर पूरा का पूरा वह क्षेत्र जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर प्रवेश कर रही है, इस क्षेत्र में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी क्षेत्र में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो एक्चुअली ये पहाड़ों से मैदान में आती है, क्योंकि इसी के नीचे आसाम मिलेगा, है ना, और जब ये पहाड़ों से ऊपर से बहुत अधिक ऊंचाई से होते हुए जब ये नीचे आ रही है तो यहां पर नेचुरल आधार पर, प्राकृतिक आधार पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इनके संचालन की संपूर्ण व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई आपने यदि यहां पर टरबाइन लगा दिया है तो नदी को यहां पर गति प्रदान करनी होगी। नदी के पास ऑलरेडी गति है। कारण क्या है कि ये हिमालयन क्षेत्रों से निकलते हुए आ रही है, सबसे पहले तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार के पश्चात ये पूर्वी हिमालय पर, और पूर्वी हिमालय में भी ये देहंग गॉर्ज का निर्माण करते हुए जब भारत में प्रवेश कर रही है तो इसकी गति बहुत तेज है। यानी कि आपको करना यह है कि नीचे टरबाइन लगा दूं, अपने आप घूमेगा और यहां से जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, यानी सॉरी जो जल विद्युत ऊर्जा है यह अपने आप जन्म ले लेगी और इसके द्वारा इस पूरे क्षेत्र को यहां पर आप विद्युत की प्राप्ति करा पाएंगे। अब क्यों कराना चाहते हैं भाई यहां पर विद्युत की प्राप्ति? कारण यह है कि ये अरुणाचल प्रदेश का जितना भी एरिया है जहां पर इस सियांग घाटी प्रोजेक्ट की बात चल रही है,
यहां उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और डेवलपमेंट ना होने का एक और कारण है कि भाई एक्चुअली यदि आप प्रीवियस टाइम में देखें तो यह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है भारत और चाइना के कंटेक्स्ट में। और भारत और चाइना के कंटेक्स्ट में इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड है कि ये जो एरिया मैंने अभी आपको बताया, इस एरिया को चाइना ने दक्षिणी तिब्बत का भी नाम दिया है, पूर्वी तिब्बत का भी नाम दिया है। और इवन ये यदि अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा भाग है। यानी कि तिब्बत को 1919 के दशक में आप देखोगे कि इसने तिब्बत को अपना पार्ट बना लिया। उसी प्रकार से ये जो चाइना की नीति है, ये जो विस्तारवाद की नीति है, एक्चुअली ये अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग बताता है, लद्दाख वाले एरिया को भी अपना भाग बताता है, हिमाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन, उत्तराखंड का कुछ एरिया, इसको भी अपना भाग बताता है। तो एक तो विस्तारवाद की नीति, और साथ में याद रखिएगा कि जब आप इस पूरी दिहंग वैली वाले क्षेत्र का मैप देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस चाइना ने यहां पर पहले से कुछ बांधों का निर्माण कर रखा है। अब ये जो बांध निर्माण किए हैं चाइना की साइड से, जिन बांधों का निर्माण किया गया है, कहा जाता है कि यह नॉर्थ ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है, जो नॉर्थ ईस्ट की संचालन है, जो गतिविधियां हैं, इनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए किया गया है। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच यदि सबसे डिस्प्यूटेड कोई रिवर है तो वो है इंडस। और इंडिया और चाइना के रिलेशन, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन आपको पता है, और इंडिया और चाइना के रिलेशन आपको पता है। तो ये कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है कि चाइना इन डैम्स का प्रयोग करेगा कभी, और यहां पर बाढ़ जैसी कंडीशंस क्रिएट करेगा। तो इसीलिए भारत सरकार क्या कर रही है, इनका एक प्रकार से इनको टैकल करने के लिए, यानी कि चाइना ने ये जो बांधों का निर्माण किया है, इनका हल निकालने के लिए इस सियांग घाटी क्षेत्र में, इस ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहती है। कहा यह जाता है कि यदि यहां पर चाइना ने जो बांध बनाया है, इसके अलावा यदि ब्रह्मपुत्र पर और बांधों का निर्माण किया गया तो इस क्षेत्र में भूकंप और साथ में अन्य जो आपदाएं होती हैं, जल जनित आपदाएं, ये आने का बहुत ज्यादा खतरा है। पर इसका मतलब यह नहीं होता कि भाई एक देश बांध का निर्माण करते जाए और दूसरा देश जो आपदा है उसको रोकने का उपाय करता जाए और यहां पर बांधों का निर्माण ना करे, और बाहरी देश आकर हमारे स्थान पर या फिर हमारे अंदरूनी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की अन्य एक्टिविटी कर ले और उसका प्रभाव भारत पर पड़े। यानी कि हमको भी अपना जो बचाव है ये करने का पूरा हक है, और यही भारत सरकार कर रही है। यानी कि यहां पर सियांग वैली प्रोजेक्ट चला रही है भारत सरकार। यह आज से कुछ समय पहले की न्यूज है कि चीन के खतरे से निपटने के लिए अरुणाचल की सियांग घाटी बांध परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। यानी कि इसको किस प्रकार से सफल किया जाए और इवन कितने जल्दी इसको पूरा किया जाए, इस पर बहुत तेजी से विचार कर रही है केंद्रीय सरकार, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, दोनों ही मिलकर इस पर कार्य कर रही है। परंतु समस्या यह है कि जब भी किसी बांध का निर्माण किया जाता है, यहां पर वही बात है भाई कि ये जो 2021 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, यानी कि ये चाइना का पूरा नाम है ना, इसने तिब्बत में यांगले सांगपू पर 60 गीगावाट मोटोंग हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का निर्माण की मंजूरी दी थी। और साथ में अधिकारियों ने यह संभावना जताई थी कि यदि चीन ऐसा करता है तो यह भारतीय क्षेत्र में बाढ़ लाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, अर्थात ये वाटर बम के जैसा इसका प्रयोग कर सकता है, जो तमाम बातें मैंने अभी तक आपको बताई। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी का खतरा कम करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इस प्रोजेक्ट को ला रही है। परंतु जब भी कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है, ठीक है, आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम अवश्य सुना होगा, ठीक है, मेघा पाटकर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसमें कहा यह जाता है कि भाई जब भी सरदार सरोवर ये जो बांध है, और विश्व में तमाम जितने भी बांध होते हैं, तो किसी भी बांध का निर्माण ऐसा नहीं है कि सरकार गई वहां पर और जाकर उसने बांध का निर्माण कर दिया। भाई पहले आपको वहां का पूरा जो लोग बसे हुए हैं उस एरिया को खाली कराना पड़ता है, उनको मुआवजा देना पड़ता है, वहां पर एक जो पर्यावरण पारिस्थितिकी पहले से चल रही है उसको एक अच्छे वातावरण में सुनियोजित ढंग से वापस से पुनः स्थापित करना होता है। अब एक्चुअली ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है। यहां के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यदि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो भाई चाइना और साथ में भारत
ये दोनों का जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है और साथ में जो नेशनल इंटरेस्ट का ये जो मुद्दा है वो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, परंतु जो पर्यावरण, जो पारिस्थितिकी का विनाश होगा और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मेनली यहां पर जनजातियां निवास करती हैं, लगभग 26 प्रकार की यहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां रहती हैं। तो यहां के जो लोग हैं ये उतने ज्यादा समृद्ध नहीं है, ये कहां पर जाएंगे? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी प्रोजेक्ट के लिए यदि कोई भी एरिया खाली कराया गया है तो मुआवजा मिलने में कितना ज्यादा समय लगता है। अब मुआवजे की बात यदि छोड़ भी देते हैं तो भाई यहां के स्थानीय लोगों का पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक अलग प्रकार का लगाव देखने के लिए मिलता है और वो नहीं चाहते हैं कि भाई इस डैम के द्वारा जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उनका जो जनजीवन है ये प्रभावित हो। अब आपके लिए भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं वीडियो में बस वीडियो खत्म ही होने वाला है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2025, 2026 या फिर 2027 और 2028 कोई भी ईयर यदि आपका टारगेट है तो आप स्टडी IQ के P2I और साथ में SIP प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको AKB लाइव कोड का यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी आपको मुहैया कराई जाएंगी। अब जरा ध्यान रखिएगा कि भाई ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट के चलते ये जो केंद्र सरकार है और साथ में यहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है इसने रिजर्व फोर्सेस की तैनाती की है। यानी कि रिजर्व फोर्सेस को ये अभी तक आदेश नहीं है और ना ही ऐसी कोई विकट समस्या यहां पर आई है। कारण यह है कि भाई ये बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि किसी कोई की भी अभी तक जान माल की हानि नहीं हुई है। परंतु चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो इसमें जो सर्वेक्षण किया जाना है, इस सर्वेक्षण को मद्देनजर रखते हुए कोई आने वाले समय में कोई ऐसी विपदा ना आने पाए, इसके लिए जो तैनाती हुई है ये हुई है। और साथ में मैंने ये बताया कि एक्चुअली भारत सरकार ये प्रोजेक्ट चला क्यों रही है और इसका किस प्रकार से रिलेशन आप नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको चलाए जाने का मुख्य आधार क्या है। अब ये जो पूरी पूरी लाइन लिखी है इसको आप अपने नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यदि पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जीएस पेपर 3 से देखें या फिर जीएस पेपर 1 से देखें तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।